आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश होगा, जिसके बाद देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलेगा, हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी पता चलेगी हमें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वे को पेश करेंगी। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को बजट से ठीक एक दिन पहले, यानी कि बजट 2019-20 का है, उससे ठीक एक दिन पहले हमेशा आर्थिक सर्वे को, इकोनॉमिक सर्वे को संसद की पटल पर रखा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के पिछले एक साल का रिपोर्ट कार्ड भी होता है। कई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसके अंदर दिखाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल और सेक्टोरल वाइज ग्रोथ की पूरी जो आंकड़े होते हैं, नंबर्स पर हैवी होता है ये आर्थिक सर्वे। इसमें अगले वित्त वर्ष के नीतिगत फैसलों, यानी कि पॉलिसी डिसीजन 2019-20 के लिए क्या होने चाहिए, उसके लिए भी संकेत होते हैं। आर्थिक सर्वे को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्रालय के सबसे प्रामाणिक और संग्रहणीय दस्तावेज माने जाता है। यानी कि आगे की दशो दिशा कैसी रहेगी इकोनॉमी की, कम से कम वो गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए, या फिर आप आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर आज आपको नजर आ जाएगा। आज मोदी सरकार आर्थिक सर्वे पेश करेगी और उससे पहले यहां पर संसद में देख सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। पूरी तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि उस घेरे में जो है इकोनॉमिक सर्वे को रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक सर्वे में ये बातें होंगी कि आखिरकार रोजगार दर क्या होगा, जीडीपी क्या होगी, साथ ही सरकार की किन किन योजनाओं पर कितना खर्च करने की जो तैयारी है उस पर होगा। ये कहा जाता है कि बजट आईना आर्थिक सर्वे, और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार आर्थिक सर्वे में आखिरकार कृषि की बात करें, रोजगार की बात करें, या जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और खास तौर पर बीपीएल लोगों के लिए, महिलाओं के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि आईना आज दिखने जा रहा है, और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी खड़े होकर गालिब को कोट किया था और कहा था कि आईना पहुंचता रहा उम्र भर, लेकिन धूल जो थी वो चेहरे पर थी। अब कुछ धूल हटेगी, छटेगी, और किस परिप्रेक्ष्य में आज जब आर्थिक सर्वे को पेश किया जाएगा, उससे हम और आप जो आम साधारण लोग हैं क्या समझें, क्या माने कि हमारी लाइफ पर, आपकी और हमारी जिंदगियों पर इसका क्या असर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है जो आपको समझाएंगे कि आज क्या होने जा रहा है। हमारे साथ विजय सरदाना जी, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट है, वो जुड़ रहे हैं। गौरव अग्रवाल जी टैक्स और जीएसटी एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप देशवाल जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर रंजीत मेहता, प्रिंसिपल डायरेक्टर पीएचडी कॉमर्स, पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ योगेंद्र कपूर जी, जो कि टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, वो जुड़ रहे हैं। शुरुआती कमेंट्स में सारे के सारे पैनलिस्ट से ले लेती हूं दो प्रतिक्रियाएं। आज जब आर्थिक सर्वे आ रहा है, पिछले एक साल की दशो दिशा और आगे क्या होने जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या हंच है? विजय सरदाना जी, दो बातें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस आर्थिक सर्वे में। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भारत सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, दो चीजों पे फोकस रहेगा। एक तो रहा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और दूसरा आपका रेवेन्यू जनरेशन, चाहे आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करें या बाकी जगह पे करें। तो मेरे हिसाब से इस बजट में, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो बहुत ज्यादा बजट एलोकेशन जो ऑलरेडी है उसी एरिया में होगा। थोड़ा बहुत प्रायोरिटी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल इकोनॉमी और किसानों को लेके हो सकता है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग जारी रहेगा। लेकिन इस बजट में जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिलेगी कि किस किस क्षेत्र में सरकार पॉलिसी रिफॉर्म्स करने जा रही है, क्योंकि रिफॉर्म्स में पैसा नहीं चाहिए होता, पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। वो हमें देखनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल विल कहां कहां है सरकार की, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेट कैपिटल उस क्षेत्र में आए। क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं से तो आपको लेना है, और जब तक आप उस इकोसिस्टम को सही नहीं करेंगे तो जो प्राइवेट कैपिटल या फॉरेन कैपिटल है वो नहीं आएगा। पॉलिटिकल विल क्या है ये पता लग जाएगा आज। अगले 5 साल की पॉलिटिकल विल क्या होने वाली है, नंबर एक। आपने दूसरी बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि फिस्कल रूम कम है, इसके बावजूद नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं जो ग्रोथ को और जॉब्स को ट्रिगर करें, अगर मैं सही समझी हूं। गौरव अग्रवाल जी, आप किन बातों के ऊपर नजर रखने वाले हैं? मेरे हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बजट पेश करना एक काफी जंग रहेगी, क्योंकि जैसा सबने अभी कहा कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है, उसके बावजूद जो हमारे व्यापार की स्थिति बनी हुई है वो बड़ी दयनीय है।
पिछले जब से हमारे पास जीएसटी आया, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जो छोटा व्यापारी वर्ग है वो सही से खड़ा नहीं हो पाया है, क्योंकि अब तक जो हमारे जीएसटी का जो है वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया है। रोज कोई ना कोई अमेंडमेंट आती है, रोज कुछ ना कुछ आता है। तो जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए सरकार को काफी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हमारे मार्केट्स में डिमांड कम है, जो हमारी चीजें डाउनफॉल पे है, वो सरकार को कंट्रोल करनी पड़ेगी। हमारा एक तरफ सेंसेक्स ऊपर जाता जा रहा है लेकिन व्यापार नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई हैं कि हमारे को इस बार बहुत कुछ मिलेगा, और शायद लोगों ने इसलिए मोदी सरकार को वापस बुलाया है कि इस बार हमें तोहफे में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ताकि हमारा व्यापार ऊपर उठे। तोहफा देने की गुंजाइश है संदीप देशवाल जी? हमें लगता है कि पॉलिटिकल, जैसे आपने भाई साहब ने बोला कि पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होना चाहिए, और वो मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंस है कि हमारी पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग है और हमारे लीडर भी स्ट्रांग है। तो हमें उम्मीद है कि अब की बार जो रेज आपने क्वेश्चन किया है वो सब देखने को मिलेगा, और एक ऐसा बैलेंस्ड बजट मिलेगा जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगा और हमारा एग्रीकल्चर को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारा है दैट इज द बैकबोन ऑफ किसी भी कंट्री का। तो मुझे लगता है कि बड़ा बैलेंस बजट आने वाला है, और हमारे जो डिफेंस अपना फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारामन जी, वो बड़े नहीं, अगर बैलेंस बजट होगा रंजीत मेहता जी, बैलेंस बजट मतलब प्लीज ऑल बजट होता है कि हर एक को आपने खुश करने की कोशिश की, थोड़ा इधर दिया थोड़ा उधर दिया, लेकिन निर्मला सीतारमण के पास, उनके सामने, चाहे वो जॉबलेसनेस हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इस साल जब इतना भारी बहुमत है और इमीडिएटली अगर 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए, चुनाव नहीं है, आप बहुत अच्छी स्थिति में, तो ये सही वक्त है बिग टिकट रिफॉर्म्स के लिए और इंजेक्शन के लिए भी? जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने कहा चैलेंजेस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। एट द सेम टाइम मैक्रो लेवल जो इंडिकेटर है इकोनॉमी के, जैसे फिस्कल डेफिसिट जो है अंडर कंट्रोल है, तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो हमारे जो 2 चैलेंजेस इस टाइम बहुत ही इमीडिएट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड दूसरा है एग्रीकल्चर स्ट्रेस। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं एमएसएमई सेक्टर से, क्योंकि हमारे देश में करीब 64 मिलियन कंपनीज हैं, जिसमें कि 99% जो कंपनीज हैं एमएसएमई सेक्टर में है। और एमएसएमई जो है करीब 120 मिलियन जॉब इस टाइम क्रिएट करता है। अगर हमें जॉब को देखना है तो इसमें सबसे पहले लेकिन इसके लिए इस सेक्टर में तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कुछ हद तक टैक्स रिबेट से छूट मिली थी, क्योंकि जीएसटी के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद एमएसएमई और एसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एमएसएमई सेक्टर में कुछ टैक्स रिबेट्स करी थी 25% तक, जो 250 करोड़ तक के एमएसएमईज हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज भी एमएसएमई को है वो है फाइनेंस की। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आज जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे देश में कई कुछ हो चुका है। हम लोग वर्ल्ड बैंक रैंकिंग में भी करीब 72 स्थान पे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारे देश में अब तक काफी ज्यादा है, तो जिससे कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में मतलब तमाम एशियन इकोनॉमीज के मुकाबले हमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा टैक्स हैवी है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या ना ही सिर्फ टैक्स बट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो कॉस्ट ऑफ फंड है, क्रेडिट मिलने में भी मुश्किल है। और दूसरी बात एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे देश की करीब 60% जो जनता है, 60% जो रूरल इकोनॉमी है, वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर अनफॉर्चुनेटली जो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 16% ऑफ द टोटल जीडीपी, जो उसमें काफी बड़ा गैप है। अगर हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये भी है कि बाय 2022 फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है? अब जो पिछले बजट को अगर आप देखें तो उसमें एक बहुत अच्छी योजना जो सरकार ने दी थी वो है ई ग्राम्स, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। करीब 22,000 जो है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट को बनाने की उसमें उम्मीद है। इसमें हुआ क्या? तो इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। जो हमारे देश में एक यूनिक इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, दैट इज एनसीसीडी, नेशनल कोल्ड चेन, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। सेक्टोरल वाइज डिस्कशन थोड़ा, क्योंकि सभी की ओपनिंग कमेंट्स हो जाए उसके बाद, अगर आप संक्षेप में एक लाइन में समअप कर दें। जी संक्षेप में एक लाइन में ये समअप करना चाहता हूं। अगर हमें एग्रीकल्चर को स्ट्रेस से बाहर करना है तो हमें सबसे पहले उसकी सप्लाई चेन पे जो है ध्यान देना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि किसानों की इनकम, क्योंकि आज प्रोडक्टिविटी की जो है समस्या नहीं है,
समस्या ये है कि जो किसान प्रोड्यूस कर रहा है वो अल्टीमेट जो है टर्मिनल जो सिटीज में मंडी है वहां तक जो मार्जिनल जो किसान है अपने प्रोड्यूस को वहां तक उसको ले जा नहीं सकता, उसे स्ट्रेस में जो है लोकल मंडीज में बेचना पड़ता है। योगी, उसके आगे ही आपको देखा जाएगा कि कंटिन्यूटी में ये सब चलता रहेगा, या आपको लगता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, या एक आम आदमी को, मिडिल क्लास को कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश इस बजट में और इकोनॉमिक सर्वे जो दिखाएगा उसमें की जा सकती है? राइट देखिए, मैं एक थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूंगा इस पॉइंट से कि फर्स्ट टर्म के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने 3 मेजर रिफॉर्म्स करे, जिसमें डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और बैंक्रप्सी कोड। ये एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स थे और जिसका गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर कि इसमें जो इसके रिजल्ट्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगे। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इसके शॉर्ट टर्म के अंदर रिजल्ट्स जो हैं और डाउन पे जो है उसके इफेक्ट्स जो है नजर आने शुरू हों। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट की जो इंटेंट है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव रही है और अब उसके मैं ये फील करता हूं कि जो इफेक्ट्स हैं वो अब धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे दिखने शुरू हुए हैं। और एक अगर हम इस नजरिए से देखें कि एक चाहे इंडस्ट्री है या इंडिविजुअल्स भी हैं, हर एक की कोशिश ये है और गवर्नमेंट का भी रियलाइजेशन ये है कि हम किस तरीके से ग्रोथ को जो है वो एनकरेज करें, जिससे कि एक और उसके लिए टैक्स पॉलिसीज भी हमारी इस तरीके से बने कि जहां पे हम टैक्स के बेनिफिट्स दे सकते हैं, जैसे कि मोर मनी इज बीइंग मेड अवेलेबल टू एवरी सेक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। तो उससे क्या है कि जैसे ही ग्रोथ जो बेसिकली मनी अवेलेबल होगा, चाहे इंडस्ट्री है चाहे इंडिविजुअल है, उससे क्या है कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न पे उसका इफेक्ट्स जो है वो नजर आएंगे एंड ओवरऑल जो है इकोनॉमी में उसका बेनिफिट्स जो है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल छुपा हुआ है, क्योंकि 2/3 ऑफ द इकोनॉमी हमारी अपनी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है। शायद इसीलिए 2008 में जब सब प्राइम हुआ था उसका ज्यादा असर हमारे यहां नहीं मिला था, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी ज्यादा है। अनलाइक चाइना, हमें 1/3 इकोनॉमी का ही देखना पड़ेगा, 2/3 इकोनॉमी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है। जेब में पैसा है नहीं। ग्रोथ की आप बात करते हैं, कंजम्पशन को कैसे ट्रिगर करेंगे? विजय सरदाना जी मुझे ये बताइए। मैं मार्केट जाती हूं, मैंने तो अपना बजट कर्टेल कर दिया है। किस तरह से लोगों को मार्केट्स तक पहुंचाएंगे? सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, लगातार 8 क्वार्टर्स तक गिला है और रूरल डिस्ट्रेस की तरफ भी इशारा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम 2/3 इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें आधे लोग गरीब भी हैं। तो सिर्फ आंकड़ों पे ना जाएं, परचेजिंग पावर की बात करें। सरप्लस डिस्पोजल इनकम जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ है? अगर आज 60% आबादी आपकी गांव में रहती है और किसान के पास पैसा नहीं है। एक मिनट, आम आदमी के लिए विजय सरदाना जी हम सब समझ लें, मैं सारे पैनलिस्ट से एक एक रिएक्शन ले लूं। किसकी तनख्वाहें और किसके अप्रेजल्स और किसके पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है? विजय सरदाना जी, आपकी इनकम हुई है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इनकम की? नहीं जी, बिल्कुल स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट है आपकी, योगेंद्र जी? डेफिनेटली ग्रो करी है ईयर ऑन ईयर। और मैं ये कहूंगा इसमें आप अकेले सीए हैं, आप ही की बढ़ रही है, हम सबकी बढ़ी नहीं रही है। लेके आए जीएसटी में तो एफसीए का ही फायदा किया है। अच्छा, आपकी इनकम बढ़ी है, चलिए ठीक है जी। रंजीत जी? जी बिल्कुल, हम इन्फ्लेशन को सिर्फ बीट कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रही है। उससे ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो आप जिनको पैसे देते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके कितने इंक्रीमेंट्स आपने किए ये भी बताइए हमें। नहीं, वही ओवरऑल जो है कि इन्फ्लेशन को बीट करने वाली ही स्थिति है, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो इन्फ्लेशन तो ऑल टाइम लो है, मतलब वी आर लुकिंग एट 4%, 3%, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, संदीप जी? एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, तब से रिफॉर्म्स हुए, तो कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। तो अभी हमें उम्मीद है कि ये आने वाले ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, रिफॉर्म्स बढ़ते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में से तो और पैसे जाने शुरू हो जाते हैं ना, जो आप बचा रहे थे इधर उधर, वो आप भी अगर टफ टाइम आता है रिफॉर्म्स के बाद, तो उसके बाद अच्छे दिन भी हैं। तो साथ साथ अब हमें उम्मीद है कि अच्छा, आपके अच्छे दिन आ गए हैं या आप उम्मीद लगाए बैठे अब आएंगे? नहीं, हमारा अच्छा स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, स्टार्ट हो हाँ जी, हाँ जी। कब से ये आपका टेक ऑफ पॉइंट कब था? देखो, जितना डिजिटल अभी स्टार्ट हुआ है, तो उससे जो हमारा बिजनेस है पर्सनल, तो उसके अंदर हमारी ग्रोथ है अभी, क्योंकि जितना डिजिटलाइज आप करते जाएंगे उतनी बच्चों को जॉब मिलेंगे, उतना क्रिएशन होगा। उसके बाद उतना ही हमारे पास टैक्स, गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा अगर टैक्सेज आएंगे तो दे कैन स्पेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये भी सवाल है, टैक्सेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्योंकि जीएसटी कलेक्शन तो इतने हजार लाख करोड़ बता रहे हैं कि नीचे गिर गई है। अनुराग ठाकुर जो कि राज्य मंत्री है, उन्होंने तो बाकायदा कहा कि जो ट्रेडर्स गबन कर रहे हैं उनकी खैर नहीं है। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था। गौरव अग्रवाल जी, आपकी इनकम में पर्सनली कितना इजाफा हुआ है? आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बढ़ी है? देखिए, आज की डेट में थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। जितनी इनकम है अगर हम उसको मेंटेन कर ले तो एक बड़ी बात समझी जा रही है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम उद्योगपति के ज्यादा करीब रहते हैं।
तो पहले प्रॉफिट में 10 से 15% का इंक्रीज एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन आज की डेट में जो बिजनेसमैन है वो बोल रहा है अगर मैं स्टैग्नेंट रहता हूँ ये मेरी बड़ी जीत है। और हर बिजनेसमैन ये सोच रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे, ये सब सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छे दिन की छोड़ो, जो है उसको बचा लो, ये कह रहे हैं आप, उसी को अच्छे दिन मान लो, मतलब वही मान रहा है आज की डेट में बिजनेसमैन, वही मान रहा है, क्योंकि आज की डेट में ट्रेड लगातार नीचे जाता जा रहा है। तो अगर कोई अपना प्रॉफिट मेंटेन कर लेता है तो इसकी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। तो कम से कम चलिए, हमारे सभी पैनलिस्ट ने मान लिया है कि स्टैग्नेशन है, मुंह भाई खड़ी है। अब इस स्टैग्नेशन को कैसे बीट करेंगे विजय सरदाना जी? हम अगर जेब के अंदर पैसा नहीं है और इकोनॉमी मांग रही है कि लोग ज्यादा पैसा खर्च करें, कहां से आएगा पैसा? ये तो विश्व सर्कल की तरह है। देखिए, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कहां से हो। मेरा ये मानना है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कंज्यूमर सेगमेंट है वो आज रूरल इंडिया में है। अगर गांव में किसान की या जो गांव में रहने वाला अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो सबसे ज्यादा जो सरप्लस इनकम है वो गांव में बढ़ती है, क्योंकि वहां ओवरहेड्स कम है, बिजली के खर्चे कम है, ट्रांसपोर्ट पेट्रोल के खर्चे कम है आम आदमी के। तो जितनी भी इनकम बढ़ती है वो सारी इनकम कंजम्पशन इकोनॉमी में जाती है, क्योंकि अभी भी वो डिप्राइव्ड कैटेगरी है। जैसे ही उसको पैसा मिलेगा वो अच्छा खाना खाने की कोशिश करेगा, अच्छा कपड़ा खरीदने की कोशिश करेगा, साइकिल खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा। वो पैसा बैंक में, सेविंग में या स्टॉक मार्केट में नहीं लगाता है, वो तुरंत कंजम्पशन में जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है प्रधानमंत्री जी से और फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप ये देखिए कि जो रूरल इकोनॉमी है आप उसको प्राइमिंग कैसे कर सकते हैं, आप उसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और उसके 2-3 बेसिक काम है। सबसे पहले तो ये करिए कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आज होता क्या है कि सरकार, अब किसान की मजबूरी क्या है कि उसको पैसा नहीं मिलता। अब किसान तक पैसा कैसे पहुंचे, उसके 2 ही तरीके हैं। या तो सरकार हर बार उसको सब्सिडी दे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सब्सिडी कहां से आएगी। दूसरा तरीका यह है कि जो कंज्यूमर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदता है उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर किसान तक जाए। आज समस्या क्या है इस देश में, और जिसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने इंडस्ट्री चैंबर्स हैं उसको ईमानदारी से चर्चा करें कि आज अगर दिल्ली में, बॉम्बे में, कोई भी शहर में आदमी 30 रुपए 40 रुपए किलो सब्जी के देता है या किसी भी खाने की चीज के देता है, किसान तक 5 रुपए क्यों पहुंच रहे हैं? ये बीच का जो 25-30 रुपए का जो गबन हो रहा है, जिसपे कोई टैक्स नहीं दे रहा, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, और वो हम पैसा सब मानते ज्यादा हैं से ज्यादा कि पैसा, इन्फ्लेशन कम है, लेकिन अन्नदाता के लिए, किसान के लिए अगर इन्फ्लेशन इतनी कम होगी कि वो अपनी उपज के सही दाम नहीं पा रहा, उसके लिए ज्यादा मुश्किलें हैं। इन्फ्लेशन कम नहीं है। आज आप खुद घर चलाते होंगे, बाकी लोग हैं, उनसे पूछिए 50 रुपए किलो सब्जी, 80 रुपए किलो के नीचे कोई फ्रूट नहीं है। ये पैसा किसान तक अगर जा रहा होता तो देश दुनिया के विकसित देशों में होता। लेकिन आज समस्या क्या है कि जो कंज्यूमर पैसा दे रहा है वो किसान तक नहीं पहुंच रहा। के लिए इन्फ्लेशन है, लेकिन किसान उस इन्फ्लेशन को फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसी में ही घपला छुपा हुआ है, क्योंकि आप होलसेल इंडेक्स कंपेयर करते हैं। इसका मतलब होलसेल में तो पैसा कम हुआ, रिटेल में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ये रिटेल तो में तय इन्फ्लेशन बढ़ा है। नहीं, किसान कह रहे हैं कि हमें ओपन मार्केट में अपना मैं वहीं आ रहा हूं, सामान बेचने मैं वहीं आ रहा हूं, मैं आप वहीं ये आ रहा हूं। मांग कर सकते हैं, और ये मांग लगातार पिछले 6-7 साल से बजट जब मैं करती हूं हर साल होती है। मैडम मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बस देखिए, रास्ता हमें ढूंढना है, आर्ग्यूमेंट से बात नहीं बनेगी, हमें रास्ता ढूंढना है। हम ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर आज अगर 50 रुपए लेता है, किसान तक 5 पहुंचते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कहते हैं बहुत सारे बिचौलिए हैं, बहुत घपले हो रहे हैं। मेरा एक निवेदन है फाइनेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, जितनी आपकी एपीएमसी मंडीज हैं, बाकी जो आप इनाम कर रहे हैं वो करते रहिए, वो अभी बनने में टाइम लगेगा, स्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। जो एग्जिस्टिंग स्टेब्लिश मार्केट है एपीएमसी, उसमें आप बाई लॉ अमेंडमेंट के आधी दुकानें किसान और किसान संस्थाओं को एलोकेट कर दीजिए। अगर मंडी में कार्टलाइजेशन होता है और रेट बढ़ते हैं, उसका फायदा सीधा किसानों को मिलेगा। तो जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है कंज्यूमर से किसान में, वो बिचौलियों के पास कम जाएगा, किसानों के पास ज्यादा जाएगा। उनकी डायरेक्ट भागीदारी बाजार में होनी चाहिए, नहीं तो ये स्थिति नहीं सुधरेगी। देखिए, मैं कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगी। राज्यसभा से ये बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा में जो आर्थिक सर्वे है उसको संसद के पटल पर रख दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बजट से एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वे, जो इस इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत क्या है, आगे का रोड मैप, आगे का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, इसको लेकर दशों दिशा देता है, उसे राज्यसभा में संसद के पटल पर रख दिया गया। व्यापक बीमारी का रूप ले लिया है। बच्चे दूध पीते हैं, सिंथेटिक दूध आता है, मिलावटी दूध आता है,
और ये बीमारियां बचपन से बच्चों में फैल रही हैं, जिससे एक बहुत भयंकर रूप ले लिया है। और मान्यवर, ये मिलावट करने वाले को वो सजा नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए थी। एक बार पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे मान्यवर डीपी करमकर, उन्होंने कहा था एक सभा में, एक हत्यारा भी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले से अधिक ईमानदार है, क्योंकि वो पाप करता है। एक तो ये कोई और सेहत की बात हो रही थी संसद में, लेकिन आर्थिक सेहत के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। हमारी बड़ी मेगा कवरेज जारी रहने वाली है, क्योंकि हर एक के जहन में यही सवाल होगा कि मेरे लिए इस बजट में क्या है। और वो फिल्म कल आएगी, ट्रेलर आज दिखने वाला है 12 बजे। हम सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ बने रहिए। और मेरे जितने पैनलिस्ट हैं, हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। 12 बजे फिर से चर्चा को रिज्यूम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। Brought to you by Insure, Live Non-Stop.